हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग लेसन में जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश की कुछ ऐसे सेंटेंसेस के थ्रू जो हमारे डेली यूज में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं जहां एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से डिस्कस कर रहा है और शेयर कर रहा है अपने फीलिंग ये कहते हुए कि कल मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई, वो भी एक छोटे से बच्चे के सामने। इंग्लिश में अगर वो ये कहना चाहता है तो कह सकता है, यस्टरडे आई फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। अब समझ लेते हैं इसका मीनिंग। यस्टरडे मतलब जो कल बीत चुका है, आने वाला कल होता है टुमारो। सो यहाँ हम बीते हुए कल की बात की इसलिए यस्टरडे का यूज कर रहे हैं। आई फेल्ट मतलब मुझे महसूस हुआ, मैंने फील किया। सो ह्यूमिलिएटेड यानी बहुत ही अपमानित, बहुत ही बेइज्जत। ठीक है, ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी को अपमानित करना, डिसरिस्पेक्ट करना। आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड यानी मैंने खुद अपमानित महसूस किया। एंड का मतलब और, दैट टू इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड मतलब दैट टू यानी वो भी, इन फ्रंट ऑफ सामने, ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड एक छोटे से बच्चे के सामने। सो हमारा सेंटेंस बना, यस्टरडे आई फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। अजीब बात है, हुआ क्या या क्या हुआ, दूसरा फ्रेंड जवाब देता है। अब जब हमें कहना है अजीब बात है, जब हमें थोड़ा सा इस तरीके से कहना होता है ना कि आपको वो बात थोड़ी सी मतलब डाइजेस्ट नहीं हुई, अजीब सी लगी, तो आप क्या कहते हैं? दैट्स वियर्ड या दैट इज वियर्ड, व्हाट हैपेंड। वियर्ड मतलब अजीब, जो आपको नॉर्मल नहीं लगी तो उसे आप अजीब मानते हैं और आप कहते हैं दैट इज वियर्ड। व्हाट हैपेंड ये क्वेश्चन है, हुआ क्या या क्या हुआ कहने के लिए। आप ये भी कह सकते हैं दैट स्ट्रेंज। वियर्ड मतलब भी अजीब, स्ट्रेंज मतलब भी अजीब, यानी जो नॉर्मल से थोड़ा अलग है तो आप कह देते हैं अजीब है। अब फ्रेंड एक्सप्लेन करता है, देखो हमने कल अपने घर बहुत सारे मेहमानों को बुलाया था। इंग्लिश में वो कह सकता है, यू सी वी हैड इनवाइटेड मैनी गेस्ट्स एट आवर प्लेस यस्टरडे। यू सी का क्या मतलब है? सबसे पहले ये देखिए कि वाक्य कौन से टेंस का है। ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, हमने बुलाया था, हम बुला चुके थे, यह एक्शन हो चुका है कंप्लीट, वी हैड इनवाइटेड। अब समझते हैं यू सी का क्या मतलब है। जब भी आप कुछ कहते हैं और उसके पहले यू सी लगाते हैं तो आप सामने वाले के अटेंशन को ड्रॉ करने की कोशिश करें। आप कह रहे हैं कि ध्यान दो, समझो या मुझे बताने दो, आप एम्फसाइज कर रहे हैं पॉइंट को। यू सी का मतलब वो होता है। अब वी हैड इनवाइटेड यानी हमने बुलाया था, इनवाइट किया था, मैनी गेस्ट्स। गेस्ट का मतलब मेहमान, मैनी गेस्ट यानी बहुत सारे मेहमान। एट आर प्लेस हमारे घर पर, हमारी जगह पर। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। सो हमारा सेंटेंस बना, यू सी वी हैड इनवाइटेड मैनी गेस्ट्स एट आर प्लेस यस्टरडे। हर कोई अपने परिवार के सदस्यों के साथ आया था और उनमें ये छोटा बच्चा भी था। इंग्लिश में हम कहेंगे, everyone came with their family members and there was this little kid among them। ठीक है, सिंपल पास्ट का सिंपल सा सेंटेंस है। everyone came मतलब सब कोई या हर कोई आया। किसके साथ आया वो बताने के लिए हमने विद लगाया, विद देयर फैमिली मेंबर्स यानी उनके परिवार के मेंबर्स के साथ आए। हर कोई, हर जिनको भी बुलाया था ना, हर सदस्य आया। एंड देयर वॉज दिस लिटिल किड और वहां एक छोटा बच्चा था। लिटिल किड का मतलब छोटा बच्चा। अमंग देम, अमंग मतलब उनके बीच में, उनमें से। जब आपको ये बताना हो तो आप अमंग का यूज करते हैं। सो हमारा सेंटेंस बना, एवरीवन केम विद देयर फैमिली मेंबर्स एंड देयर वाज दिस लिटिल किड अमंग देम। एक बार पार्टी शुरू हुई तो सभी बड़े मजा करने लगे और उसे बोरियत होने लगी। तो उसने मुझसे कहा कि वो एक गेम खेलना चाहता है। यहाँ एक छोटे बच्चे की बात हो रही है कि उसे बोरियत महसूस हुई। इंग्लिश में हम कहेंगे, वंस द पार्टी स्टार्टेड all adults started enjoying and the kid started feeling bored, so he said to me that he wants to play a game। देखिए, वंस यानी एक बार, द पार्टी स्टार्टेड सिंपल पास्ट का सिंपल सा सेंटेंस है कि जब पार्टी एक बार शुरू हो गई, ऑल एडल्ट्स यानी सभी बड़े लोग, स्टार्टेड एंजॉइंग उन्होंने आनंद लेना शुरू कर दिया, मजा लेने लगे, मजा करने लगे। एंड द किड और बच्चा, स्टार्टेड फीलिंग बोर्ड बच्चे को क्या होने लगा?
बोरियत फील होने लगी। फीलिंग बोर्ड मतलब बोर फील करना, बोरियत फील करना। सो अब इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ उसको बताने के लिए हमने सो का यूज किया है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं तो या फिर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। दैट, अब क्या कहा, लिंकिंग वर्ड दैट का यूज किया की को बताने के लिए। उसने मुझसे कहा कि ही वॉन्ट्स टू प्ले अ गेम, वो मेरे साथ एक गेम खेलना चाहता है। Once the party started, all adults started enjoying and the kids started feeling bored. So he said to me that he wants to play a game. अब आगे देखते हैं। तुरंत मैंने बताया या सुझाव दिया कि हम सांप और सीढ़ी खेल सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद पार्टियां ज्यादा पसंद नहीं। इंग्लिश में हम कहेंगे अब तुरंत, तो हम उसको कह सकते हैं क्विकली। क्विकली यानी जल्दी से, तुरंत ही। I suggested that we can play snakes and ladders as I am also not quite a party lover myself. देखिए quickly मतलब तुरंत, जल्दी से। I suggested, मैंने suggest किया, मैंने सुझाव दिया, मैंने बताया। suggest करना मतलब सुझाव देना। अब क्या बताया, that, उसको बताने के लिए हमने that का यूज किया। We can play, हम खेल सकते हैं। क्या खेल सकते हैं, snakes and ladders, सांप और सीढ़ी का गेम। as, अब एज का क्या मतलब है, क्योंकि। रीजन बताया एज के थ्रू, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट क्वाइट अ पार्टी लवर माई सेल्फ, मैं खुद पार्टी इतना पसंद नहीं करता। अब पार्टी लवर माई सेल्फ यानी मैं खुद पार्टी लवर नहीं हूं, पार्टीज मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। अब बात यह है कि बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और अंग्रेजी में काफी तेज था, और लेकिन हिंदी में थोड़ा कमजोर। इंग्लिश में हम कहेंगे नाउ द थिंग इज दैट द चाइल्ड स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल एंड वाज क्वाइट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश बट अ बिट वीक इन हिंदी। नाउ का मतलब अब, द थिंग इज, जब आपको कहना हो ना बात ऐसी है, ऐसा है, तो आप कहेंगे द थिंग इज। इस छोटे से एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है बात ऐसी है, ऐसा है। अब बात क्या है उसको बताने के लिए हमने दैट का यूज किया कि द चाइल्ड स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, बच्चा पढ़ता है कहाँ, कॉन्वेंट स्कूल में। इन अ कॉन्वेंट स्कूल यानी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। एंड वॉज क्वाइट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में काफी कुशल है, काफी तेज है, काफी अच्छी पकड़ है उसकी। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है पकड़ होना किसी चीज में, दक्ष होना, कुशल होना। बट अ बिट वीक इन हिंदी, बट थोड़ा कमजोर है हिंदी में, इसीलिए हमने इन हिंदी लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो उसने मुझे इस खेल को कैसे खेलना है समझाने के लिए कहा, और वो भी अंग्रेजी में। इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, therefore he asked me to explain the process of playing this game and that too in English. therefore का क्या मतलब होता है, इसलिए, तो। ठीक है, इसका जो मीनिंग है डिटेल मैंने एक वीडियो में बता रखा है, आप देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत ही यूजफुल है। ही आस्क्ड मी, अब यहाँ बच्चे की बात हो रही है, द किड आस्क्ड मी। ठीक है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे बोला, उसने मुझे पूछा। टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब समझाने के लिए कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग द गेम, गेम को कैसे खेलना है ये प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए उसने मुझसे पूछा। एंड दैट टू इन इंग्लिश, और वो भी कैसे पूछा, इंग्लिश में बताने के लिए कहा। स्ट्रेस देने के लिए हमने लिखा है दैट टू इन इंग्लिश, वो भी इंग्लिश में बताने के लिए। सो हमारा सेंटेंस बना देयरफॉर ही आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग दिस गेम एंड दैट टू इन इंग्लिश। जैसा कि तुम्हें पता है ये गेम खेलना काफी आसान है, लेकिन इसे अंग्रेजी में समझाना मुझे इतना मुश्किल लगा कि मुझे उस बच्चे के सामने पसीना आने लगा और मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं, जैसा कि तुम्हें पता है। तो हम कहेंगे एज यू नो प्लेइंग दिस गेम इज क्वाइट इजी। एज यू नो का मतलब जैसा तुम जानते हो, जैसा कि तुम्हें पता ही है। प्लेइंग दिस गेम मतलब इस गेम को खेलना, इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है। बहुत आसान है इसीलिए हमने क्वाइट का यूज किया है, QUITE। QUIET का नहीं, वो उसका मतलब होता है चुप रहना, क्वाइट यानी चुप। क्वाइट मतलब काफी आसान है। नेक्स्ट, बट एक्सप्लेनिंग इट इन इंग्लिश अपीयर्ड सो डिफिकल्ट टू मी। अब यहाँ क्या है, बट मतलब लेकिन, एक्सप्लेनिंग इट इन इंग्लिश यानी इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करना, इसको समझाना, अपीयर्ड
लगा, सो डिफिकल्ट टू मी, मुझे लगा बहुत कठिन। नेक्स्ट, दैट आई स्टार्टेड स्वेटिंग। अब पिछले सेंटेंस से इसको लिंक करके समझिए, सो डिफिकल्ट टू मी दैट, इतना डिफिकल्ट लगा कि आई स्टार्टेड स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब क्या होता है? पसीना आ जाता है ना, उसको स्वेटिंग बोला जाता है। आई स्टार्टेड स्वेटिंग यानी मुझे पसीना आने लगा। एंड फंबलिंग इन फ्रंट ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड, और मुझे क्या हुआ, मेरी जो बात करने का तरीका है ना वो थोड़ा चेंज हो गया, मतलब मैं क्लियर नहीं बोल पाया। फंबल वर्ड का मतलब होता है जब आप समझ नहीं पाते कि क्या बोलना है क्लियरली, और आप बहुत ही अजीब तरीके में बात करते हैं, अनक्लियर वे में बात करते हैं, तो उसको कहा जाता है यू आर स्टार्टिंग टू फंबल, यू आर फंबलिंग। सो हमारा पूरा सेंटेंस जो बना वो बना है, एज यू नो प्लेइंग दिस गेम इज क्वाइट इजी बट एक्सप्लेनिंग इट इन इंग्लिश appeared so difficult to me that I started sweating and fumbling in front of that little child. स्वेटिंग का मतलब आपको मैंने अभी बताया, पसीना आ जाना। फंबलिंग मतलब अनक्लियर वे में बोलना, अटक अटक कर बोलते हैं ना, जब हमें पता ही नहीं चलता, उसे फंबलिंग कहते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस छोटे बच्चे को गेम खेलने के लिए कैसे समझाऊं, खासकर अंग्रेजी में गोटी को क्या कहना है। देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है, बट अगर हमें किसी को बोलना हो, उसके बारे में समझाना हो, उसके बारे में बात करनी हो, तो हम एक दो सेंटेंस से आगे बोल ही नहीं पाते, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें उसके बारे में वर्ड्स का नॉलेज नहीं है, उसके प्रोसेस को कैसे कहना है ये हमें नॉलेज नहीं है। इसीलिए हर एक छोटे टॉपिक पर ध्यान दीजिए, उसके जो वर्ड्स हैं उनको याद कर लीजिए, इससे आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुडंट अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्लेन टू दैट लिटिल किड हाउ टू प्ले द गेम, स्पेशली व्हाट टू कॉल गोटी इन इंग्लिश। देखिए, आई ट्राइड माई बेस्ट मतलब मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया, मैंने सब अच्छे से कोशिश की, पूरी कोशिश की, बट क्या हुआ, आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका, मैं नहीं कर पाया, हाउ टू एक्सप्लेन टू दैट लिटिल किड, कैसे उस बच्चे को समझाऊं, हाउ टू प्ले द गेम, कैसे खेलना है गेम को। स्पेशली, स्पेशली मतलब मुख्यतः, खासकर, व्हाट टू कॉल गोटी इन इंग्लिश। आप हिंदी में जब आप किसी गेम को खेलते हैं जिसमें आपको दो प्लेयर्स होते हैं या तीन प्लेयर्स होते हैं, उनके पास कुछ गेम के पीसेस रहते हैं, उनको आप हिंदी में अगर ध्यान देंगे तो गोटी कहा जाता है। तो गोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आपको पता ही नहीं तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, स्पेशली व्हाट टू कॉल गोटी इन इंग्लिश, मतलब खासकर मुझे ये समझ नहीं आया कि गोटी को इंग्लिश में कहना क्या है। अब फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहता है, मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे इस खेल के बारे में सब कुछ सिखाओ ताकि मुझे फिर कभी इस तरीके की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। थोड़ा बड़ा है सेंटेंस, इसीलिए मैंने कलर के माध्यम से उसको डिफरेंस बताने की कोशिश की है। अंग्रेजी में हम इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्रेक डाउन करके समझते हैं। पहला पार्ट देखिए, कलर के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। आई नो दैट यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। आई नो मतलब मुझे पता है, अब क्या पता है, उसके लिए हमने दैट लगाया। आई नो दैट, मुझे पता है कि, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। टीच मी एवरीथिंग अबाउट दिस गेम सो दैट, टीच मी एवरीथिंग मतलब सब कुछ सिखा दो, सब कुछ बता दो इस गेम के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में, दिस गेम यानी गेम के बारे में। सो दैट, सो दैट का मतलब हुआ जिससे, ताकि। आई डोंट हैव टू फेस मतलब मुझे फेस ना करना पड़े, मुझे ना देखना पड़े क्या, दिस काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट, ऐसी शर्मिंदगी, इस तरीके की बेइज्जती, एवर अगेन। एवर अगेन का मतलब फिर कभी। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, आई नो दैट यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, टीच मी एवरीथिंग अबाउट दिस गेम सो दैट आई डोंट हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट एवर अगेन। नेक्स्ट देखिए, अरे चिंता मत करो, ये बहुत आसान है, अगर हम कुछ सीखना चाहें तो सचमुच हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल करेक्ट है, अगर हम कुछ सीखने की ठान ले तो हमें कभी भी कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हर चीज सीखिए जो आप सीखना चाहते हैं। इंग्लिश में हमें बोलना है, हे डोंट वरी, इट्स वेरी इजी, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग नो वन कैन स्टॉप अस।
हे डोंट वरी मतलब बहुत ही सिंपल है, चिंता मत करो, अरे चिंता मत करो, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इट्स वेरी इजी मतलब ये बहुत आसान है। इफ वी वांट टू लर्न, कंडीशनल वाक्य हुआ, अगर हमें सीखना है तो, इसीलिए हमने इफ का यूज किया। इफ वी वांट टू लर्न मतलब अगर हम सीखना चाहते हैं। समथिंग यानी कुछ, नो वन मतलब कोई भी, कैन स्टॉप अस, नो वन कैन स्टॉप अस यानी कोई भी हमें रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप अस, कोई भी हमें रोक नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता। अब गेम को एक्सप्लेन करने की बारी है। इस खेल को खेलने के लिए हम एक 6 साइड वाला पासा यूज करते हैं। पासा आप सब जानते हैं, जिसको डाई बोला जाता है सिंगुलर फॉर्म में, और अगर उसको प्लूरल फॉर्म में बोलना है तो डाइस बोला जाता है। देखते हैं इसे कैसे इंग्लिश में कहना है। टू प्ले दिस गेम वी यूज अ 6 साइडेड डाई। डाई कुछ इस तरीके से दिखता है। डाई मतलब अभी मैंने आपको बताया 6 साइड्स होती हैं इसकी, क्यूब के फॉर्म में दिखता है। गेम्स खेलने के लिए अक्सर यूज किया जाता है। अलग अलग नंबर्स होते हैं 1 to 6, इसे डाई बोला जाता है। डाइस मतलब प्लूरल फॉर्म हो गया। डाई और डाइस भी कहा जाता है, दोनों आपको दिखने को मिलेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपकी क्लैरिटी के लिए है कि डाई यूज करना है या डाइस। रोल अ डाई, रोल अ डाइस, दोनों करेक्ट हैं। हर खिलाड़ी अपनी गोटी चुनता है, जिसे गेम पीस या काउंटर भी कहते हैं। देखिए ये इस तरीके से दिखते हैं, ये गोटी कहा जाता है हिंदी में इसे। खेलने के लिए अक्सर हम इन्हें यूज करते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं अलग अलग प्लेयर्स के। इंग्लिश में हम कहेंगे ईच प्लेयर चूजेस अ टोकन, ऑल्सो कॉल्ड गेम पीसेस और काउंटर्स। ईच प्लेयर मतलब हर खिलाड़ी, हर प्लेयर, चूजेस अ टोकन, चूज करता है एक टोकन। टोकन जिसे कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड यानी उसको ये भी कहते हैं गेम पीसेस और काउंटर्स। टोकन कहते हैं इन गोटी को, जिसका दूसरा नाम जो है वो है गेम पीसेस या फिर काउंटर। तो आप याद रखिएगा, गोटी को जब आपको रेफर करना हो इंग्लिश में किसी के सामने या अपने बच्चों के सामने, तो आप उनको कहिए इन्हें टोकन कहा जा सकता है, गेम पीसेस कहा जा सकता है या काउंटर्स कहा जा सकता है। और ये जो पासा है इसे डाई या डायस कहा जा सकता है। खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक खिलाड़ी एक पासा फेंकेगा। जिस खिलाड़ी के पासे में बड़ा नंबर आएगा उसकी पहली बारी होगी। कलर कोडिंग के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा। बिफोर द गेम कैन स्टार्ट, ईच प्लेयर विल रोल वन डाई। द प्लेयर हु थ्रोज द हाईएस्ट नंबर विल बी द वन टू हैव द फर्स्ट टर्न। बिफोर द गेम कैन स्टार्ट यानी गेम शुरू होता है उससे पहले, बिफोर यानी पहले। ईच प्लेयर यानी हर खिलाड़ी विल रोल वन डाई। हम जब पासा फेंकते हैं ना, हिंदी में कहते हैं पासा फेंकना, इंग्लिश में बोलते हैं रोल द डाई, रोल अ डाई। ठीक है, डाई यानी पासा, उसको रोल करना यानी उसको फेंकना। द प्लेयर यानी जो खिलाड़ी, हु थ्रोज द हाईएस्ट नंबर, जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा नंबर लाता है पासे पर, विल बी द वन टू हैव द फर्स्ट टर्न, उसकी पहली बारी आएगी, उसकी पहली बारी होगी। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट बना, बिफोर द गेम कैन स्टार्ट each player will roll one die and the player who throws the highest number will be the one to have the first turn। highest number का मतलब है जिसका बड़ा नंबर आता है, सबसे ज्यादा नंबर जिसका आता है, इसीलिए हमने highest नंबर का यूज किया है। खिलाड़ी बोर्ड पर एक से शुरू करेगा, अपनी गोटियों को बाएं से दाएं ले जाएगा। ऐसे ही गेम खेला जाता है, लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और 100 पर खत्म होता है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे द प्लेयर्स विल मूव देयर पीसेस ऑन द बोर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग एट 1। द प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों की बात की जा रही है, विल मूव देयर पीसेस यानी वो अपने पीसेस को, गेम पीसेस को, टोकन्स को, काउंटर्स को मूव करेंगे ऑन द बोर्ड। ये जो बोर्ड होता है ना, स्नेक्स एंड लैडर्स या किसी भी गेम का, उसे बोर्ड कहा जाता है, बोर्ड के फॉर्म में होता है वो। तो वो मूव करेंगे, उस पर हिलाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ, स्टार्टिंग एट 1। और स्टार्ट कहां से करेंगे, एक से, इसीलिए हमने लिखा स्टार्टिंग एट 1।
फिर अगली लाइन में दाएं से बाएं ले जाना है और दोहराते रहना है। देखिए पहले हमने जब 1 से स्टार्ट किया तो लेफ्ट टू राइट ले गए, अब उसके बाद अगली रो में पहुंचेंगे तो दाएं से बाएं ले जाना है, वही हम कह रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश में हम कहेंगे देन इन द नेक्स्ट रो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड रिपीट। देन का मतलब उसके बाद या फिर, इन द नेक्स्ट रो यानी अगली लाइन में, रो का मतलब होता है लाइन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट का मतलब दाया, लेफ्ट का मतलब बायां, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं की तरफ, एंड रिपीट, रिपीट मतलब दोहराना है। सो देन इन द नेक्स्ट रो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड रिपीट। नेक्स्ट, अगर कोई खिलाड़ी 4 रोल करता है तो खिलाड़ी अपनी गोटी को 4 बार आगे बढ़ाएगा। 4 रोल करता है मतलब उसके डाइस पर अगर 4 नंबर आता है तो वो 4 बार 4 प्लेस पर मूव करता है अगले 4 नंबर्स पर। वही हम कह रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे इफ अ प्लेयर रोल्स अ 4 देन द प्लेयर वुड मूव देयर पीसेस 4 प्लेसेस। इफ, अब यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है, अगर ऐसा होगा तो वो होगा, इसीलिए हमने इफ का यूज किया। इफ अ प्लेयर रोल्स अ 4 मतलब खिलाड़ी अगर डाइस को रोल कर रहा है, उसके डाइस पर 4 नंबर आता है, देन तो क्या होगा, द प्लेयर वुड मूव मतलब खिलाड़ी मूव करेगा उसके पीस को, इसीलिए हमने लिखा देयर पीस 4 प्लेसेस, 4 प्लेस पर, 1 2 3 4 इस तरीके से। जब कोई खिलाड़ी सांप के सिर को छूता है तो उसकी गोटी सांप की पूंछ तक फिसल जाएगी। यही इस गेम का प्रोसेस होता है। अगर सांप ने बाइट कर लिया, सांप के फेस तक आ गए हम, तो हमारा जो काउंटर होगा वो नीचे तक आ जाता है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन अ प्लेयर टचेस द हेड ऑफ द स्नेक their game piece will slide down to the tail of the snake। देखिए when a player touches the head of the snake मतलब सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। जब एक खिलाड़ी स्नेक के हेड को टच कर लेता है तो क्या होता है, देयर गेम पीस विल स्लाइड डाउन। अब देखिए मैंने यहाँ हिज नहीं लिखा, देयर का यूज किया है जो कि जेंडर न्यूट्रल है, मतलब हम प्लेयर को ये कहते हुए रेफर कर रहे हैं, हो सकता है वो मेल हो या हो सकता है फीमेल हो। अगर मैंने यहाँ हिज लिख दिया होता तो हम मैं यही कह रही होती कि प्लेयर मेल ही है। तो आप यहाँ देयर का यूज कर सकते हैं, हिज का यूज कर सकते हैं, हर का यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। देयर गेम पीस, अब गेम पीस का क्या मतलब है, मैंने अभी आपको समझाया था। जो गोटी होती है, जैसे हिंदी में गोटी कहा जाता है, जो यहाँ पिंक कलर की आपको दिखाई भी दे रही होगी पिक्चर में, इसे गेम पीस कहते हैं। टोकन भी कह सकते हैं, काउंटर भी कह सकते हैं। तो उनकी गेम पीस क्या होगी, स्लाइड डाउन। वो स्लाइड यानी फिसल के नीचे आ जाएगी, नीचे की ओर खिसकेगी, कहां तक, टू द टेल ऑफ द स्नेक, स्नेक की जो पूंछ है ना वहां तक खिसक जाएगी। सो व्हेन अ प्लेयर टचेस द हेड ऑफ द स्नेक their game piece will slide down to the tail of the snake। अब कहना है जब कोई खिलाड़ी सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से पर आ जाता है तो वो एकदम से सीढ़ी के शीर्ष पर चढ़ जाता है। यही होता है ना, जैसे आपने गेम खेलना शुरू किया, सीढ़ी तक पहुंच गए हैं तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ना होता है आपको, यही गेम होता है। इंग्लिश में हम कह रहे हैं when a player reaches the base of a ladder they immediately climb to the top of the ladder। when a player reaches मतलब जब एक खिलाड़ी रीच कर लेता है, पहुंच जाता है, कहां पर, द बेस ऑफ अ लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, बेस ऑफ अ लैडर मतलब सीढ़ी का निचला हिस्सा, उसका आधार जो होता है, बेस मतलब आधार। दे इमीडिएटली, वो क्या करते हैं, इमीडिएटली वो तुरंत ही, क्लाइम टू द टॉप ऑफ द लैडर, वो जल्दी से लैडर के टॉप पर चढ़ जाते हैं। यही गेम होता है, उसी को हमने इंग्लिश में दोहराया है। जो भी पहला खिलाड़ी बोर्ड पर 100 मार्क तक पहुंचता है वो गेम जीत जाता है। इंग्लिश में हम कहेंगे द फर्स्ट प्लेयर दैट रीचेस द 100 मार्क ऑन द बोर्ड फर्स्ट विंस द गेम। द फर्स्ट प्लेयर यानी पहला खिलाड़ी, उसको रेफर कर रहे हैं, जो भी पहला खिलाड़ी है दैट रीचेस द 100 मार्क मतलब जो 100 वाले मार्क पर पहुंचता है, रीचेस यानी पहुंचता है, ऑन द बोर्ड फर्स्ट बोर्ड पर सबसे पहले, विंस द गेम गेम जीत जाता है। सारे सिंपल प्रेजेंट के वाक्य हैं, बहुत ही सिंपल वाक्य हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। द फर्स्ट प्लेयर दैट रीचेस द 100 मार्क ऑन द बोर्ड फर्स्ट विंस द गेम। आज के लिए इतना सीखना काफी है, पहले इसकी प्रैक्टिस करो फिर बाकी बाद में सीखते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं लर्निंग दिस मच इज इनफ फॉर टुडे, फर्स्ट प्रैक्टिस दिस एंड देन वी विल लर्न द रेस्ट लेटर।
लर्निंग दिस मच इज इनफ, मतलब इतना सीखना, इतना ही सीखना इज इनफ यानी काफी है, फॉर टुडे मतलब आज के लिए। फर्स्ट पहले प्रैक्टिस दिस, इसका अभ्यास करो, इसको सीखो, प्रैक्टिस करो, एंड देन और उसके बाद वी विल लर्न, हम सीखते हैं, द रेस्ट लेटर, द रेस्ट यानी बाकी की चीज, लेटर यानी बाद में। सो हमारा सेंटेंस बना लर्निंग दिस मच इज इनफ फॉर टुडे, फर्स्ट प्रैक्टिस दिस एंड देन वी विल लर्न द रेस्ट लेटर। तो आज के हमारे इस लेसन के लिए भी इतना काफी है, इसका प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से करिए, इसमें बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो जाइए और नेक्स्ट लेसन के लिए तैयार रहिए, जल्दी ही आएगा। रेडी रहिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे मुझे बहुत हेल्प होगी और मोटिवेशन भी आएगा। थैंक यू सो मच।